तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जो RUHS BSc नर्सिंग 2019 का पेपर था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, पेट के गैस्ट्रिक गड्ढों की कोशिकाएं HCl और आंतरिक कारक का स्राव करती है। तो इसमें रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है पेप्टिक कोशिकाएँ, दूसरा है पार्श्विक कोशिकाएँ, तीसरा है मुख्य कोशिकाएँ और चौथा है गोबलेट सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो सेकंड ऑप्शन है पेराइटल सेल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा ऑप्शन। तो दोस्तों, विथ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है क्लोराइड शिफ्ट के दौरान RBC की विद्युत तटस्थता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन का प्रसार, पोटेशियम का सक्रिय परिवहन, H+ आयन का विचलन। तो इसमें जो आपको पता है जो RBC की तटस्थता को बनाए रखता है वो बनाए रखता है आपका क्लोरीन आयन। तो इसमें ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इओसाइनोफिल के बारे में पूछा है। तो दोस्तों, जो इओसाइनोफिल, बेसोफिल सभी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो इओसाइनोफिल जो है वो आपको पता है एलर्जी से रिलेटेड है। फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला पूछा है 2 से 7 लोब है, दूसरा संक्रमण के लिए खिलाफ सुरक्षा के लिए है, तीसरा है एलर्जी के लिए, चौथा है विसरण। तो आपकी ये इसका आंसर आ जाएगा एलर्जी के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है हेनले के लूप किसके लिए अवशोषण होता है। तो ये भी आपको सभी का याद रखना है कि कहाँ पर किसका अवशोषण होता है और क्या नहीं होता है, किसका पुनर्अवशोषण होता है। DCT, PCT, हेनले लूप सभी का आपको याद होना चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है यूरिया और चौथा है सोडियम। तो दोस्तों, आपको पता है हेनले लूप में जो अवशोषण होता है वो सोडियम आयन का होता है। फिर अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सीलिया कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए, द सीलेटेड कोलिमिनर एपिथेलियम का मतलब ये सीलिया जो आपको पाया जाता है शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन है ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब और पेट का स्तर, फेलोपियन ट्यूब और मूत्र मार्ग, और पित्तनली और ऊइसपेगस। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब, पहला ऑप्शन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चले। अगला ऑप्शन है एक आराम करने वाली न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता है। तो इसमें पूछा है कि सोडियम पोटेशियम के लिए होती है, आपको पता है, लेकिन इनमें पूछा है कि सोडियम की ज़्यादा है पोटेशियम की ज़्यादा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम की तुलना में पोटेशियम के लिए पारगम्यता ज़्यादा होती है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें आपको गलत कथन पहचाना है। पहला ऑप्शन जो दे रखा है एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म रोगाणु परत है। अगला ऑप्शन है ट्रोपोब्लास्ट एक रोगाणु परत है। फिर उससे अगला ऑप्शन है आंतरिक कोशिका द्रव्यमान भ्रूण स्टेम कोशिकाओं का स्रोत है। फिर उससे अगला ऑप्शन है ब्लास्टुला अक्सर कोशिकाओं की एक खोखली गेंद होती है। तो इसमें गलत कथन पूछा है। तो देखिए एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों आपको पता है जो लेयर होती है, जर्म लेयर होती है। फिर ये देखिए आंतरिक कोशिका द्रव्यमान भ्रूण स्टेम कोशिका को स्रोत है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्लास्टुला अक्सर कोशिकाओं की खोखली गेंद होती है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। जो ट्रोपोब्लास्ट है ये रोगाणु परत नहीं होती है, रोगाणु परत एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि शुक्राणु निर्माण का सही क्रम। तो दोस्तों, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम आपको याद होना चाहिए। शुक्राणु निर्माण, अंडाणु निर्माण, इनका दोनों का आपको क्रम याद होना चाहिए, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको दे रखे है, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसका जो क्रम है वो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है मासिक धर्म का प्रवाह किसके कारण होता है। जो मेस्टोन फ्लो होता है उसका प्रवाह कौन से हार्मोन के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रोजेस्टेरोन, FSH, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो आपको पता है ऑक्सीटोसिन है वो जो गर्भ जो जब ऑक्सीटोसिन क्या काम होता है, FSH क्या काम होता है, वेसोप्रेसिन क्या होता है, ये आपको सब पता होनी चाहिए। तो इसका जो आपको पता है मासिक रजोधर्म है उसके लिए कौन सा हार्मोन आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है ये ऑक्सीटोसिन है संकुचन के लिए काम में आता है, आपको पता है गर्भाशय में। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। प्लेसेंटा का कार्य भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसकी हम बात करें तो पहला ऑप्शन है भ्रूण को ऑक्सीजन और तत्वों की आपूर्ति, ये बिल्कुल इसका कार्य है, इसमें कार्य नहीं है पूछा है। दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन का स्रावण, ये भी इसका कार्य है। तीसरा है भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, ये भी बिल्कुल सही है। विभाजन के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्रावण, ऑक्सीटोसिन का स्रावण ये नहीं करता है, ये एस्ट्रोजन का स्रावण करता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि एक लिंकेज समूह में जीन की गति को क्या कहा जाता है। ये जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है इसमें जितने भी टर्म है सभी आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें पूछा है इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और क्रॉसिंग ओवर। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा डी, क्रॉसिंग ओवर इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन भी आपको सभी पता होना चाहिए।
फिर है एलील्स। एलील्स क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन है विभिन्न फिनोटाइप, दूसरा है ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन, चौथा है हेटेरोजाइगट्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हेटेरोजाइगट्स। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है HIV जो एड्स का कारण बनाता है सबसे पहले नष्ट करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HIV एड्स और कैंसर दोनों के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए। हर साल इन दोनों से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जो इसमें पूछा है सबसे पहले क्या नष्ट होता है, तो बी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, हेल्पर टी और थ्रोम्बोसाइट। तो आपको पता है थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोलते हैं। प्लेटलेट्स का इसमें पहले कोई नुकसान नहीं होता है। सबसे पहले जो होता है वो बी लिम्फोसाइट का होता है। फिर जो अगला क्वेश्चन है इन्होंने पूछा है 12 जोड़ी पसलियाँ हैं जिनमें से सीधे उरुस्थि से जुड़ी होती है। तो इनमें दोस्तों जो 3 पार्ट होते हैं पूरी 3 भागों में विभाजित करी जाती है 1 से 12 जोड़ी टोटल को। तो ये आपको तीनों पार्ट याद होनी चाहिए। लेकिन जो उरुस्थि से सीधे जुड़ती है उनमें से केवल पहली 7 जोड़ी केवल उरुस्थि से जुड़ती है, सीधे उरुस्थि से। फिर अगला जो है वो पूछा है अंडे की मात्रा के अनुसार उभयचरों के अंडे। ये भी हर साल लगभग क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एलेशीतल, सेंट्रोलेशीतल, माइक्रोलेशीतल, टीलोलेशीतल, फिर है मिजोलेशीतल, टीलोलेशीतल, फिर है मिजोलेशीतल, आइसोलेशीतल। तो दोस्तों ये जो उभयचरों के अंडे होते हैं वो होते हैं मिजोलेशीतल और टीलोलेशीतल। इसको आप याद भी कर सकते हो। जो उभयचर है मेंढक है तो मेंढक एम है और मिजोलेशीतल में भी एम आता है, तो इससे भी आप याद कर सकते हो। फिर जो अगला क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है संतुलन से संबंधित अंग कौन से होते हैं। तो ये आपको पता है संतुलन से संबंधित जो अंग होते हैं वो आपका आंतरिक कर्ण होता है। जो कर्ण का 3 भाग होता है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो इसमें जो आंतरिक कर्ण होता है वो इसके संतुलन से संबंधित होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेज़ी से गिरावट। तो दोस्तों तेज़ी से गिरावट होती है वो आपको पता है, नाम ही इसमें साफ साफ दे रखा है। जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या क्रेश, जनसंख्या विस्फोट और उपरोक्त भी। जनसंख्या अगर एकदम से बढ़ जाए तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं और अगर एकदम से कम हो जाए तो उसे जनसंख्या क्रेश कहते हैं। फिर बात करते हैं हम अगले की। तो इसमें ये देखिए इन्होंने दे रखा है मधुमक्खियों के बीच श्रमिक कौन होता है। तो मधुमक्खियों के बीच जो श्रमिक होता है वो इसमें नर दे रखा है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए है, ये देखिए बैक्टीरिया कोशिकाओं के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। ये जो मेन केंद्रक में डीएनए पाया जाता है उसके अलावा जो डीएनए होता है उसे प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। एक और आरडीएनए या बायोटेक में भी इसी का यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल और एंडोबायोसिस के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से कौन सा हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें उपरोक्त से भी आपको याद रख लेना है। तीनों नाम याद होनी चाहिए और इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पौधों से प्राकृतिक कीटनाशक है। ये भी दोस्तों प्योर रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें भी उपरोक्त से भी है। दोस्तों इसकी PDF आप व्हाट्सअप पर मंगा सकते हो, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप ऐड हो सकते हो और जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ऐड। फिर अगला क्वेश्चन है उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों पेट्रो प्लांट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन से जलवायु में स्थानांतरण के परिवर्तन की खेती होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो इक्वेटोरियल में स्थानांतरण परिवर्तन की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में आमतौर पर पाए जाने वाले औषधीय पौधे हैं। तो राजस्थान में आमतौर पर पाए जाने वाले औषधीय पौधों में देखिए कापिरिस डेसिडेरा है, प्रोसोपिस सिनेरेजिया है, ये खेजड़ी का नाम होता है, टेकोमेला अंडुलेटा है। तो इसमें चारों ऑप्शन अर्थात ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बीजांडका ये बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है। तो जो आपकी पोली एम्ब्रियोली जो पाई जाती है वो पाई जाती है संतरे में पाई जाती है। आपको पता है कई सारे बीज होते हैं, नींबू में भी कई सारे होते हैं, आम में भी पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने पादपों को एपोमिक्सिस की खोज की थी। दोस्तों एपोमिक्सिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो वैज्ञानिक है वो आपको नाम याद रखना है कि जो एपोमिक्सिस की खोज की थी वो विंकलर ने की थी। और ये जो आपका स्वान है इसके बारे में भी आपको पता है कि स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। फिर जो अगला है रॉबर्ट हुक इसने मर्द कोशिका की खोज की थी। फिर जो अगला क्वेश्चन है मृदा जल कितने प्रकार का होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको सारी पता होनी चाहिए। जो केशिकीय जल होता है, गुरुत्वीय जल होता है, रसायन बंधित जल होते हैं। जो 4 प्रकार वो आपको याद होनी चाहिए। फिर जो है जल अवशोषण किस प्रकार से होता है अधिकतर। तो अधिकतर जो जल अवशोषण होता है वो निष्क्रिय परिवहन से होता है, लेकिन जो आयनों का अवशोषण होता है वो सक्रिय परिवहन से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण। तो दोस्तों जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल के अवशोषण की प्रक्रिया के लिए सही मार्ग का चयन कीजिए। ये भी आपको याद होना चाहिए। जो सही मार्ग होता है वो ये देखिए, ये आपके पहले मूल रोम होता है,
मूलरोम से जो आपके जाता है पानी वो जाता है वलकुट में, ये कोर्टेक्स सेल होती है, इनसे होता हुआ वलकुट में चला जाता है। फिर वलकुट के बाद ये एंडोडर्मिस होती है अंतःस्तर में, इसमें फिर उसके बाद जाइलम में चला जाता है। तो दोस्तों ये इसका पूरा क्रम होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले की पोलन ट्यूब की वृद्धि। दोस्तों ये काफ़ी बार आता है, हर 1 या 2 साल से क्वेश्चन आ जाता है। तो एक क्वेश्चन है पोलन ट्यूब की वृद्धि कहाँ से होती है, तो वृद्धि होती है इसके शीर्षस्थ भाग से होती है। फिर अगला है नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्र के संयोजन से बनता है। तो आपको ये पता है कि जो नर युग्मक और द्वितीय केंद्र के संयोजन से बनता है वो बनता है भ्रूण, जो आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो इससे बनता है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है उसके, वो है सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापक्रम है। तो सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापक्रम आपको याद रखना है 20 से 35 डिग्री के मध्य होता है। फिर जो आपका अंतिम सवाल है वो है चक्रीय प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो दोस्तों इसका जो इसमें दे रखा है ऑक्सीजन का उत्पादन, NADH2 संश्लेषण, जल का उपयोग और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर दे रखा है वो दे रखा है जल का उपयोग। तो दोस्तों यही 2019 का पूरा बायो का पेपर सॉल्यूशन था। अगर आपको और कोई भी टॉपिक का, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, पेपर सॉल्यूशन चाहिए या किसी और टॉपिक का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। कोई भी हेल्प हो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जब भी फोरम आएंगे सारी अपडेट आपको देखने को मिलेगी।